हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकनॉमिक्स। और इकनॉमिक्स में हम आज जानने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों कि ये पॉइंट जो है आपके 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो आप पहले सुनेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, एक वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि वस्तु एक ऐसी प्रक्रिया, क्या सुना आपने, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु सेवाओं और पूंजी इत्यादि का मुक्त प्रवाह होता है, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। क्या सुना कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु का, सेवाओं का और पूंजी इत्यादि का मुक्त प्रवाह होता है या स्वतंत्र प्रवाह होता है, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। और दोस्तों आप कॉपी लेकर लिख लीजिए कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु, सेवाओं और पूंजी इत्यादि का मुक्त प्रवाह होता है, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। अब ये जो बात था ये कौन कहे थे, तो इस बात को जो है कि एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तु और सेवा और पूंजी का इत्यादि का प्रवाह होता है, ये बात कौन कहे थे, ये सवाल है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, तो इस बात को कौन कहे थे आप याद रखिएगा, ब्रैकोमिलनोविक। कौन कहे थे, ब्रैकोमिलनोविक। ब्रैकोमिलनोविक, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तु को, सेवाओं का और पूंजी इत्यादि का मुक्त प्रवाह किया जाता है। ये बात कौन कहे थे, यही कहे थे, ठीक है। तो वैश्वीकरण का आप डिफिनेशन समझ गए, उसमें एक ये कथन भी आप समझ गए। अब दोस्तों आगे के पॉइंट को आइए जानते हैं। तो वैश्वीकरण में ही हमारा पॉइंट आपको रहेगा। अब है दोस्तों वैश्वीकरण में प्रभाव, बिहार में प्रभाव, वैश्वीकरण का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों बिहार में प्रभाव जो है 2 तरह से पड़ा। एक जो प्रभाव था सकारात्मक पड़ा था और एक प्रभाव नकारात्मक पड़ा था। क्या सुना, बिहार में जो प्रभाव था एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था वैश्वीकरण का और एक नकारात्मक प्रभाव था। सकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ कि कृषि में वृद्धि हुई। कृषि में क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ, ठीक है। ज़्यादातर आयात निर्यात ज़्यादा हुआ, आयात निर्यात क्या हुए तो ज़्यादा हुए, ठीक है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो है वो आपका कम से कम हुआ। तो बिहार में जो आपका प्रभाव था ये सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। और कृषि और आयात में क्या हुआ, कमी हुई। लघु और कुटीर उद्योग में, कृषि में वृद्धि हुई और आयात निर्यात में वृद्धि हुआ। और लघु कुटीर में क्या हुआ दोस्तों, कमी आई। इसमें क्या हुआ, कमी आई और इसमें आपको वृद्धि हुआ। अब दोस्तों कि वैश्वीकरण में भारत का क्या पक्षधर था। भारत में का पक्षधर क्या था, तो भारत का अच्छा पक्षधर था। आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण में भारत का निम्न पक्षधर था। पहला पक्षधर ये था कि नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति हुई। नए प्रौद्योगिकी की प्राप्त हुई या प्राप्ति हुई, ठीक है। पहला आपका ये था कि नए प्रौद्योगिकी की प्राप्ति हुई। अब इसमें क्या हुआ कि नए नए चीज़ों का मतलब आयात निर्यात होने लगा देश से विदेश से। फिर नया बाज़ार मिल गया। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ दोस्तों, नए बाज़ार मिल गए। फिर आपका हुआ क्या कि विकास ज़्यादा होने लगा। आप ये बोल सकते हैं विकास की सीढ़ियाँ बढ़ गई। दोस्तों कि जब भी आप एक देश से दूसरे देश में जब आप व्यापार करना चालू कर देते हैं तो वहाँ पर क्या आप अपने सामान को दूसरे देश में बेचेंगे, तो वहाँ से आपने क्या कमाना चालू कर दिया। फिर उत्पादन भी बढ़ गया। वैश्वीकरण के कारण क्या हो दोस्तों कि वस्तु में जो भी उत्पादन हो रहे थे उस उत्पादन की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या होता है, तो दोस्तों उदारीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा किया जाता है कि अनावश्यक
अनावश्यक जो प्रतिबंध होते हैं, अनावश्यक प्रतिबंध को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। तो आपने क्या सुना कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार के द्वारा अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। और है क्या दोस्तों, उदारीकरण की जो नीति है वो कब अपनाई गई थी? तो 1991 में। उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा 1991 में अपनाई गई थी। कब? 1991 में। 1991 में अपनाया गया था। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट रूप में क्या बोल सकते हैं? WTO। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। तो एक ऐसा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहली बात, यह एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आप लिखते जाएंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब इसमें जो है बहुत सारे देश से भाग लेंगे। अब इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पे याद रखेंगे 1995 में हुआ था। तो आपने क्या सुना कि पहली बात ये सुना कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुआ था। और दोस्तों कि वर्तमान में 2006 के अकॉर्डिंग इसमें कितने देश शामिल है? तो 2006 के अकॉर्डिंग इसमें 149 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 149 देश शामिल है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन में क्या दोस्तों कि इसमें बहुत सारे देश के मतलब जो लोग होंगे वो व्यापार आसानी से करेंगे। तो फिर से बार सुनिए, विश्व व्यापार संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें देश विदेश के लोग व्यापार करते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2006 में इसमें कितने लोग थे? तो 149 लोग थे। 149 देश क्या थे? शामिल थे। और इसी कारण दोस्तों है क्या कि देश का मतलब क्या होता है कि विकास होता है और वो देश आगे चलकर विकसित होता है। क्योंकि विश्व व्यापार में जब होगा तो भारत का सामान क्या होगा? दूसरे देशों में जाएगा और फिर दूसरे देशों का सामान क्या होगा? यहाँ पे आएगा। तो अब हमारा टॉपिक है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ क्या होती हैं। तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में काम करती है, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में काम करती है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में काम करती है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं टाटा। अब टाटा सिर्फ ये इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि अन्य देशों में ही फेमस है। कोको कोला आप ले सकते हैं, फिर आप अमेजन ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट ले सकते हैं। अब है दोस्तों कि इस बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या होता है कि अनेकों लाभ होते हैं। मतलब देश का मतलब विकास होता है या देश जो होता है विकसित होता है। क्योंकि जब एक कंपनी दूसरे देश से मतलब एक देश से दूसरे देश में मतलब काम करती है तो वहाँ से जो भी मतलब उसको इनकम आता है वो अपने देशों में मतलब उसका क्या करती है? अन्य कामों में इन्वेस्ट करती है। अब दोस्तों कि आर्थिक सुधार या आर्थिक नीति। तो आर्थिक सुधार या आर्थिक नीति को ना दोस्तों 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1991 में। अब इसमें क्या शामिल किया गया था नई आर्थिक नीति में? तो उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इनको शॉर्ट में LPG कहा जाता है। क्या कहता है? LPG। L का मतलब यहाँ पर उदारीकरण है, P का मतलब निजीकरण है और G का मतलब दोस्तों क्या है? वैश्वीकरण है। मतलब L मतलब लाइब्रेजेशन और P मतलब प्राइवेटाइजेशन और आपका L मतलब G मतलब ग्लोबलाइजेशन। वैसे तो निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो जब क्या होता है कि संपत्तियों को, जैसे मान लीजिए भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीन हो गया और अन्य उपकरणों में खरीद में व्यय की गई मुद्रा, मतलब जो खर्च होता है मुद्रा, उसी को निवेश कहते हैं, यानी कि इन्वेस्ट कहते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैंने एक गाड़ी लिया, 4 चक्का एक गाड़ी लिया
तो गाड़ी खरीदने में क्या उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब खर्च करते हैं। और दोस्तों विदेशी निवेश तो है क्या कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा विदेशों में निवेश किया मतलब इन्वेस्ट किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। और ये जो इन्वेस्ट जो है कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब दोस्तों है क्या इस चैप्टर के VVI जो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो आपका बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट है। नई आर्थिक नीति जो सम्मिलित किया गया था तो उसमें उदारीकरण भी है, निजीकरण है, वैश्वीकरण, यानी कि क्या होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया था LPG। अब है दोस्तों कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने जो आपके अंग है, तो वैश्वीकरण के आप लोग बता सकते हैं कि मुख्य कितने अंग है। तो वैश्वीकरण के 5 अंग है। कितने मुख्य अंग है दोस्तों? 5 अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो 5 अंग है। आप ये भी लिख सकते हैं। अब है क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपकी कौन सी है? तो कोका कोला क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया क्या है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला भी, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय है, आपके इंडिया भी दूसरे देश में मिलती है, फिर फोर्ड मोटर्स भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का होता है कि व्यापार, पूंजी और तकनीक और हस्तक प्रभाव का मुक्त विश्वों में क्या दोस्तों कर समन्वय करना। ठीक है, मतलब आपका ख इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो पार्ले समूह में थम्स अप ब्रांड किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? पार्ले को। तो पार्ले को किसने खरीदा था? तो आप याद रखेंगे दोस्तों कोको कोला ने। तो किसने खरीदा था दोस्तों? कोको कोला ने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा होगा। अब दोस्तों कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख देते हैं आपको कि और कौन से आपके MCQ जो है आते हैं इस चैप्टर के। तो आप इसे भी याद रखेंगे, आप इतना पहले नोट कर लीजिए। अब है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? आप बताइए दोस्तों। तो कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों वैश्वीकरण की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1995 में हुआ था। अब दोस्तों और कुछ MCQ आप याद कर लीजिए। दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो मैंने तो आपको बता दिया कि इनमें सभी होगा। फिर दोस्तों कि नई आर्थिक नीति जो है किससे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नई आर्थिक नीति में दोस्तों कि उदारीकरण को शामिल किया था, वैश्वीकरण शामिल किया था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया था। नई आर्थिक नीति में याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति में क्या नहीं था? तो अनियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों? अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, या सॉरी नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या था? नहीं था। नई आर्थिक विस्ती में क्या शामिल नहीं था? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं था। क्या शामिल था? तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण शामिल था। दोस्तों विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं है? तो जो टाटा है वो क्या विदेशी ब्रांड नहीं है। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। क्या सुना आपने? टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। दोस्तों भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का जो है भारत सदस्य नहीं है। दक्षेश का है, ठीक है। ओपेक का भारत सदस्य नहीं है। आप लिख लीजिएगा ओपेक का जो सदस्य कौन नहीं है? तो इंडिया आपका नहीं है, ठीक है। और नई आर्थिक नीति का अंग कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नहीं है। कौन है भाई साहब? तो 3 को याद रखिएगा कौन नई आर्थिक नीति का है। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ये अंग है, बाकी सब कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है।